हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारे पार्लियामेंट टॉपिक की पार्ट 4 वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी हमारे सेशन ऑफ पार्लियामेंट की। इस वीडियो में हम अपनी डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का वो है क्वेश्चन आर। अब किसी भी पार्लियामेंट्री सिटिंग में जब भी कोई मीटिंग होगी तो पहला फर्स्ट आर होगा, उसके दौरान कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और जो उस टाइम के मिनिस्टर्स होंगे वो इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आंसर्स देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी 3 टाइप्स के हैं। पहला है स्टेयर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, हमारे जो भी मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के वो अपना क्वेश्चन पुट करेंगे और हमारी मिनिस्ट्री उसको ओरल तरीके से उस पर जवाब देगी। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कोई भी मेंबर मिनिस्ट्री के साथ पूछ सकता है। उसके बाद है हमारा अनस्टेड क्वेश्चन। इसमें क्या है, हम जो भी क्वेश्चन पुट करेंगे, जो भी वहाँ के मेंबर्स क्वेश्चन अराइज करेंगे, मिनिस्ट्री उनका आंसर रिटन फॉर्म में देगी और इन क्वेश्चंस के साथ हम कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। जो भी क्वेश्चन पूछा होगा सिर्फ उसी का आंसर रिटन फॉर्म में मिलेगा। फिर है हमारा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये उस तरह के क्वेश्चन है जब हमारे मेंबर्स कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए वो पहले एक नोटिस देंगे 10 डेज से कम से यानी कि 10 डेज से लेस देन वो उसमें नोटिस देंगे और इसका आंसर मिनिस्टर ओरली देंगे। अब मिनिस्टर्स के साथ साथ हम किसी प्राइवेट मेंबर से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो किसी बिल से रिलेटेड है, रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, कोई दूसरा मैटर है जो कि हमारे हाउस के बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, और वो अफेक्ट किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उस चीज़ का रीज़न कौन है, वो मेंबर है, उस चीज़ के लिए वो मेंबर रिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में हम एक प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इन डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट हमने कलर्स दिए हैं ताकि ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश लगे। जैसे कि स्टेयर्ड क्वेश्चन को हमने दिया है ग्रीन कलर, अनस्टेयर्ड को वाइट, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को लाइट पिंक, और अगर हम किसी प्राइवेट मेंबर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको हम येलो कलर से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन आर, जिसमें हम पार्लियामेंट्री सिटिंग के दौरान जो भी पहला आर होगा उसमें कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जीरो आर की। क्वेश्चन आर की तरह हमारा जीरो आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। इट मीन्स कि हम इनफॉर्मली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी मैटर को रेज कर सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए हुए। फिर हम बात करेंगे ये जीरो आर कब स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारा क्वेश्चन आर खत्म होगा और एजेंडा फॉर द डे के स्टार्ट होने तक हमारा जो भी बीच का टाइम है वो क्या है, हमारा जीरो आर है। इट मीन्स जब भी हमारा क्वेश्चन आर खत्म हुआ और जो एजेंडा है, इट मीन्स जो भी हाउस का रेगुलर बिजनेस है जिसके लिए वो हाउस मीट किया गया है, जब वो चीज़ें डिस्कस होंगी, इन दोनों के बीच के टाइम गैप को हमने जीरो आर का नाम दिया है। ये एक इंडिया की इनोवेशन है। इट मीन्स पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के लिए हमने इंडियन ने इनोवेशन की है जो कि 1962 से एग्जिस्टेंस में आई है। फिर हम बात करते हैं मोशंस की। अब कोई भी मैटर हो जो कि हमारी जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस के साथ डील कर रहा है, उससे रिलेटेड है, उसके ऊपर आप डिस्कशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक मोशन नहीं लेकर आते। इट मीन्स अगर आप पार्लियामेंट में एक मोशन लेकर आ रहे हो जो कि आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कंसेंट के साथ आ रहा है, तभी आप किसी एक मैटर पे जो कि जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस का है उस पर अपने डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो। अब जो हाउस है इस मैटर पे क्या है, अपने डिसीजंस देगा, अपने ओपिनियंस देगा, डिफरेंट इश्यूज़ को लेकर आएगा कि वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये जो मोशन चलाया गया है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये कौन करेगा, ये करेंगे या तो हमारे मिनिस्टर्स या फिर हमारे प्राइवेट मेंबर्स जो भी उस हाउस में क्या है मेंबर्स होंगे। अब मोशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है सब्सटैंशिव मोशन। इट मीन ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल है। इट मीन इसका किसी भी दूसरे मोशन के साथ कोई भी लिंक
नहीं है। इसमें जो भी मैटर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे कि अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करनी है वो हो गया, अगर हमें चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल करना है वो भी सब्सटेंशियल मोशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रपोजल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ डील करता है। नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूट मोशन। ये वो मोशन है जिसको हम एक ओरिजिनल मोशन के कंपैरिजन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इट मीन्स कोई एक ओरिजिनल मोशन आया, अगर उसके रिगार्डिंग इट मीन्स उसको हम क्या है एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहे हैं कि ये ओरिजिनल मोशन में अगर कुछ कमी पेशी है तो एक हम ये सब्स्टिट्यूट मोशन लेके आए हैं जिसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं या फिर मॉडिफाई करके उसको ले आए हैं, तो वो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट मोशन। इट मीन्स कि हम एक ओरिजिनल मोशन की जगह उसका एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए हैं। अगर हाउस ने इस सब्स्टिट्यूट मोशन को अडॉप्ट कर लिया तो ये सब्स्टिट्यूट मोशन जो है वो क्या है ओरिजिनल मोशन की पावर को भी सुपरसीड कर देगा, उससे भी ऊपर हो जाएगा। फिर थर्ड है हमारा सब्सिडियरी मोशन। इसमें कहा गया है कि ये वो मोशन है जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं है, मीन्स ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको डिपेंड होना पड़ रहा है इसके ओरिजिनल मोशन पे। जो भी हमने ओरिजिनल मोशन लेके आए मीन्स जिस पे हमने ओरिजिनली कोई मैटर है उस पर डिस्कशन करनी है, उसके साथ हमने एक सपोर्टिव मोशन लेके आए हैं जो ओरिजिनल मोशन को सपोर्ट कर रहा है, वो है हमारा सब्सिडियरी मोशन। इस सब्सिडियरी मोशन का खुद का कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या है, हम सिर्फ ओरिजिनल मोशन के रेफरेंस में इस सब्सिडियरी मोशन को लेकर आए हैं। अब ये भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है। पहला है एंसिलरी मोशन। अगर हमने रेगुलर बिजनेस में कोई रेगुलर प्रोसीडिंग चलानी है तो उस केस में हम इस एंसिलरी मोशन को यूज़ करते हैं। फिर है हमारा सुपरसीडिंग मोशन। इस मोशन में क्या है, अगर कोई हमारी डिबेट चल रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस मोशन को लेकर आएंगे। अब ये मोशन क्या करेगा, दूसरे किसी इशू पर अपने आप को सुपरसीड करेगा। इट मीन्स जो इशू चल रहा था उसके ऊपर क्या है वो सुपरसीड कर देगा किसी दूसरे इशू के टॉपिक को लेकर। फिर है हमारा अमेंडमेंट। अगर हमें किसी एक ओरिजिनल मोशन का एक पर्टिकुलर पार्ट चेंज करना है या फिर उस पार्ट की जगह किसी दूसरे पार्ट को डालना है, उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देना है या सब्स्टिट्यूट करना है, उस केस में हम अमेंडमेंट की ऑप्शन को चूज करते हैं। फिर हम बात करेंगे क्लोजर मोशन की। ये वो मोशन है जो कि एक मेंबर मूव करता है अगर किसी चीज़ पे हाउस के सामने किसी मैटर पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, उस डिबेट को कट शॉर्ट करने के लिए हमारे मेंबर क्या है इस मोशन को मूव करते हैं। अगर ये मोशन हाउस ने अप्रूव कर दिया तो उस मैटर पे जो डिबेट हो रही है वो क्या है स्टॉप हो जाएगी और फिर कहा जाएगा कि अब इस मैटर पे डिस्कशन नहीं होगी, इसको आप वोट दीजिए, इस मैटर पे आप अपना वोट दीजिए। फिर क्लोजर मोशंस भी 4 तरह के दिए गए हैं। पहला है सिंपल क्लोजर। इसमें क्या है, अगर एक मेंबर कहता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है, अब इसके ऊपर इस मैटर के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, इसको आप अब क्या कीजिए वोटिंग पर डाल दीजिए। इट मीन्स वो सिंपल क्लोजर है, मीन्स इसके ऊपर काफ़ी बहस हो चुकी है इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, अब इसको वोट पर डाल दिया गया है, वो है हमारा सिंपल क्लोजर। फिर है हमारा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। इस केस में क्या है कि अगर एक बिल में काफ़ी सारे क्लोजेस हैं या फिर एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी रेजोल्यूशन है, उसमें उस केस में क्या होगा, जो भी वो रेजोल्यूशन वो बिल है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसके ऊपर डिबेट होगी। इट मीन्स डिबेट होने से पहले उनको पार्ट में ग्रुप किया जाएगा ताकि उस पर डिस्कशन ईजी हो जाए। अब जो भी डिबेट होगी उसके ऊपर किसी पार्ट के ऊपर अगर डिबेट हो रही है तो वो क्या है उसको एज अ होल रेजोल्यूशन या फिर पूरे बिल को कवर करेगी और फिर उस पूरे पार्ट के ऊपर वोटिंग की जाएगी। इट मीन्स जो वोटिंग होगी वो पार्ट वाइज होगी। नेक्स्ट है हमारी कंगारू क्लोजर। इस टाइप में क्या है, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्लोज होंगे किसी बिल के या फिर रेजोल्यूशन के, उसी पे हम डिबेट करेंगे और उनके ऊपर ही हमारी क्या है वोटिंग होगी। जितने भी क्लॉजेस हमारे बच गए हैं जो कि हमने अनइम्पॉर्टेंट थे वो डिस्कशन नहीं की, उनको हम स्किप मान लेंगे और उनको ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये भी दूसरे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस के साथ पास माने गए हैं। फिर है हमारा गिलोटिन क्लोजर। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे बिल हैं उसके कुछ क्लॉजेस जो हैं अनडिस्कस्ड हैं या फिर उनके ऊपर कोई भी मैटर उसके ऊपर कोई भी थिंकिंग नहीं हुई है, उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है, उनके ऊपर भी हम वोटिंग करवा देंगे।
उसमें कहा जाएगा कि जितना भी हमें टाइम अलॉट दिया गया था डिस्कशन के लिए, उसमें क्या हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट जो उसके पार्ट थे वो डिस्कस कर लिए। अब जो अनडिस्कस्ड क्लॉज रह गए हैं उसको भी वो क्या है, उनके साथ वोटिंग के ऊपर डाल देंगे। ये है हमारा गिलेटिन क्लोजर। नेक्स्ट हमारा मोशन है प्रिविलेज मोशन। अब ये जो प्रिविलेज मोशन है ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, जो भी हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिली है किसी मिनिस्टर को, अगर वो मिनिस्टर उस चीज़ को तोड़ रहा है, उस चीज़ को ब्रीच कर रहा है अपनी प्रिविलेज को, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। अब पार्लियामेंट में बैठा कोई भी मेंबर इस मोशन को मूव कर सकता है अगर उसको ऐसा लग रहा है कि किसी मिनिस्टर ने क्या है, ब्रीच किया है, प्रिविलेज ऑफ हाउस को ब्रीच किया है। कैसे, या तो उसने कोई रॉन्ग फैक्ट्स दिए हैं, या फिर उसको कुछ चीज़ें पता थी, इन्फॉर्मेशन पता थी, पर उसने अपने पास विद होल्ड पे रखी है, ठीक है, कोई गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन पास की है पार्लियामेंट में, या फिर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स उसने इशू करे हैं। उस केस में कोई भी मेंबर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन को लेकर आ सकता है। इस प्रिविलेज मोशन का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जो भी कंसर्न्ड मिनिस्टर है, जो भी इस प्रिविलेज को ब्रीच कर रहा है, उसके खिलाफ ये क्या है, सेंश्योर करता है। इट मीन्स उनको एक तरह की ये वार्निंग देता है। फिर हमारा आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब ये इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में किसी मेंबर के द्वारा। अब ये मेंबर जो है वो ये क्या कर रहा है, वो कह रहा है किसी मिनिस्टर का अगर उसको अटेंशन ड्रॉ करना है, कोई भी ऐसी पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, उस केस में वो ये मोशन लाकर उस पर्टिकुलर मिनिस्टर का अटेंशन इस मैटर के ऊपर ड्रॉ कर सकता है। और साथ ही साथ उस मिनिस्टर को ये भी बोल सकता है कि आप इस चीज़ के ऊपर, इस मैटर के ऊपर अपनी अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट को दीजिए। फिर जो हमारा 0R की तरह ये भी क्या है, हमारी एक इंडियन इनोवेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, जो कि कब से एग्जिस्टेंस में आई, 1954 में, और ये मेंशन कहाँ है, हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर में। नेक्स्ट है हमारा अडजर्नमेंट मोशन। अब इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है किस चीज़ के लिए, ताकि हम पूरे हाउस का जो अटेंशन है वो ड्रॉ कर सकें। कॉलिंग अटेंशन मोशन में हम सिर्फ एक मिनिस्टर के अटेंशन को ड्रॉ कर रहे थे किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पे, बट यहाँ पे क्या है, कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, उस केस में हम पूरे हाउस का अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मोशन को लाने के लिए हमारे पास कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए, तभी इस मोशन को हम पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो अडजर्नमेंट मोशन है ये बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे हाउस के नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट कर रहा है। इट मीन्स अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस आ गई है तो हम उस केस में हाउस का जो नॉर्मल बिजनेस है उसको रोक कर ये अडजर्नमेंट मोशन लाकर हमारे पूरे हाउस का अटेंशन उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक तरह का हमारी सरकार के अगेंस्ट एक वार्निंग है कि आप, हम चाहे, अगर मेंबर्स चाहे पार्लियामेंट के, तो वो कभी भी किसी भी मैटर के ऊपर सरकार से जवाब मांग सकते हैं। और ये जो अडजर्नमेंट मोशन है इसको राज्यसभा में यूज़ करने की परमिशन नहीं है। अब जो भी डिस्कशन इस अडजर्नमेंट मोशन के तहत होगी वो कम से कम 2 hours 30 minutes से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। इससे कम की डिस्कशन इस मोशन से जुड़े हुए टॉपिक के ऊपर नहीं होगी। मीन्स मिनिमम टाइम कम से कम उसको 2.5 घंटे के लिए डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। अब ये जो मोशन मूव करेगा उस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो हाउस का बिजनेस है वो अर्जेंट हो रहा है, उस केस में हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे जो भी मैटर इस मोशन में रेज हो रहा है वो क्या है, फैक्चुअल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अर्जेंट होना चाहिए, और उसमें क्या है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का रोल होना चाहिए। अब इस मोशन के अंदर सिर्फ एक ही मैटर को डिस्कस किया जाएगा, एक से ज़्यादा मैटर इसमें डिस्कस नहीं होंगे। फिर जो भी मैटर इस मोशन के द्वारा लाया गया है वो क्या है, रिसेंटली हुआ होना चाहिए, और वो एक जर्नल टर्म्स में नहीं होना चाहिए। मीन्स वो पर्टिकुलर टू द पॉइंट जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन चाहिए, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का अर्जेंट मैटर है, उसी चीज़ के ऊपर वो फ्रेम होना चाहिए, ना कि जर्नल टर्म्स में। फिर जो ये मैटर है ये क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज को रेज नहीं कर सकता। उसके बाद अगर कोई भी मैटर पे डिस्कशन हो रही है जिसके ऊपर सेम सेशन पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, उस चीज़ को हम दोबारा से लेकर नहीं आ सकते हैं। या फिर कोई ऐसा मैटर
जिसके ऊपर कोर्ट की एडजुडिकेशन हो रही है, उस मैटर के ऊपर भी हम ये मोशन नहीं लेकर आ सकते, वो इस केस में डील नहीं कर सकता। फिर जो ये मोशन है वो किसी भी दूसरे मोशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। ये तो थी इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट हमारा मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब जो हमारा आर्टिकल 75 है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हमारी लोकसभा को। इट मीन्स कि मिनिस्ट्री ऑफिस में तब तक रह सकती है जब तक वो क्या है, अपने लोकसभा के मेंबर्स में जो मेजोरिटी को इंजॉय कर रही है। इट मीन्स जब तक उसका कॉन्फिडेंस, उसकी जो मेजोरिटी है बनी हुई लोकसभा में, तब तक वो क्या है, मिनिस्ट्री उस ऑफिस को होल्ड कर सकती है। अब लोकसभा चाहे तो उस मिनिस्ट्री को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकती है। कैसे? इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके। बट इस मोशन को पास करने के लिए उनको क्या है, 50 मेंबर्स की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, उनकी मेजोरिटी लैक कर जाती है, तो वहाँ की सरकार क्या है, गिर जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ थैंक्स को। जो भी हमारे जर्नल इलेक्शन के बाद जो भी पहला सेशन होता है या फिर हमारे फिस्कल ईयर का जो फर्स्ट सेशन होता है, इन दोनों ही चीज़ों को कौन एड्रेस करता है, हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। अब इस एड्रेसिंग सेशन में प्रेसिडेंट का क्या काम है कि वो जो भी सरकार के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, जिस पे भी उन्होंने काम किया है प्रीसीडिंग ईयर में या फिर इंश्योरिंग ईयर में वो काम करने वाले हैं, उस चीज़ को वो क्या है, हाईलाइट करते हैं। अब जो भी प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे मोशन ऑफ थैंक्स को, ये किससे कॉरेस्पॉन्ड करती है, किससे मिलती जुलती है, हमारे ब्रिटेन के थ्रोन इन ब्रिटेन में। वहाँ पे भी क्या है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इस तरह की चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और वहाँ पे बोला जाता है मोशन ऑफ थैंक्स। अब जो भी डिस्कशन होगी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में, उसके बाद क्या है, इस मोशन को वोटिंग पर डाला जाता है। अब ये जो भी मोशन है, इसका हाउस में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स वोटिंग के दौरान अगर ये जो भी हमारा मोशन ऑफ थैंक्स का सेशन है वो अगर पास नहीं होता, तो इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट की बनाई पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो क्या है, एक फेलियर है। तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारी सरकार गिर सकती है, सरकार की डिफीट हो सकती है। इसीलिए इस मोशन का हाउस में पास होना ज़रूरी है। अब जब भी हमारे प्रेसिडेंट ये इनॉग्रल स्पीच देंगे, उस केस में क्या है, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो कोई भी डिस्कशन रेज कर सकते हैं, कोई भी डिबेट रेज कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट की जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया है, उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, क्या प्रोग्राम्स बनाए थे, उस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनके फेलियर्स के ऊपर, उनके लैप्सेस के ऊपर। तो ये क्या है, सारा काम वो इनॉग्रल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट की उस पर कर सकते हैं, बेसिस पे कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेंसोर मोशन की। सेंसोर मोशन को हम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के कंपैरिजन में देखें तो हमारा जो सेंसोर मोशन है, इसको लाने के लिए हमें पहले लोकसभा में एक रीज़न देना होगा कि इसकी वजह क्या है। पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए हमें कोई भी रीज़न स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये सेंसोर मोशन है, ये क्या है, किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है, या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सिर्फ अंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही होगा। अब जो ये सेंश्योर मोशन है, इसको हम मूव क्यों कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कुछ पॉलिसीज़ या फिर कुछ एक्शंस बना रहे हैं, उनके लिए उसको क्या कर सकें, हम वार्निंग दे सकें या उनके ऊपर एक चेक रख सकें। बट जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं लोकसभा में। इट मीन्स हम ये देख रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, क्या उनकी अभी भी मेजोरिटी है लोकसभा में कि नहीं है। इन केस हमारा जो सेंसर मोशन है वो लोकसभा में पास हो जाता है, तो जो भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको अपने ऑफिस से रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर ये मोशन पास होता है लोकसभा में, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसके ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे नो डे येट नेम्ड मोशन की। इस मोशन में क्या है, इस मोशन को हमारे स्पीकर एडमिट तो कर लेते हैं, बट इस चीज़ के लिए वो कोई डेट फिक्स नहीं करते कि इस मोशन के ऊपर जो भी मैटर है उसके ऊपर डिस्कशन कब होगा। उसके लिए कोई भी डेट स्पीकर हमारे फिक्स नहीं करते।
अब जो स्पीकर हैं पहले वो देखेंगे जो भी हाउस का बिजनेस है उसकी क्या स्टेट है, उसको कंसीडर करने के बाद फिर वो कंसल्ट करेंगे हमारे लीडर ऑफ द हाउस के साथ, फिर जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसके साथ रिकमेंडेशन लेंगे, फिर इन सब के बाद वो एक या तो डे अलॉट करेंगे, ठीक है, या फिर एक दिन का हिस्सा अलॉट करेंगे कि इस डे पे आप इस मोशन के ऊपर डिस्कशन के लिए आ जाइए। फिर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को। अब कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज कर सकता है अगर उसको लग रहा है उस हाउस की जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है वो हमारे नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। इट मीन्स अगर किसी भी मेंबर को ये लग रहा है कि जो हमारे हाउस का बिजनेस है उसको इस तरीके से रेगुलेट होना चाहिए था, या फिर जो भी प्रोसीडिंग है उसका ये रूल है वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी या इन्फोर्स होनी चाहिए थी, ठीक है, जो भी हाउस क्या है फॉलो नहीं कर रहा, उस केस में क्या है कोई भी मेंबर पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आ सकता है कि आपका जो भी हाउस का बिजनेस है या जो भी हाउस है वो जिस तरीके से भी काम कर रहा है वो क्या है गलत है। अब ये क्या है, जनरली ये हमारे ऑपोजिशन मेंबर जो है रेज करते हैं ताकि वो हमारी गवर्नमेंट पे कंट्रोल रख सकें। इन केस अगर ऑपोजिशन मेंबर को लगता है कि कोई भी मिनिस्टर क्या है हाउस के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हाउस की प्रोसीडिंग को नहीं चला रहा है तो वो क्या है उसके खिलाफ पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है क्योंकि ये हाउस की पूरी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर सकता है और इस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर हम कोई भी डिबेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा हाफ एन आवर डिस्कशन। अब ये किस चीज़ के लिए है, जो भी हमारी सफिशेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है अगर उसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, उसके ऊपर ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा डिबेट हो, उसके आंसर्स बहुत ज़्यादा एलूसिडेट है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, उस केस में हमें इस डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में जो भी हमारे स्पीकर हैं वो क्या है 3 दिन, एक हफ्ते में 3 दिन का टाइम अलॉट करेंगे इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, और इसके लिए कोई भी फॉर्मल मोशन या फिर वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि 2 आवर डिस्कशन का नाम है, क्योंकि इस डिस्कशन के लिए जो टाइम अलॉट किया जाता है वो 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी डिस्कशन में कुछ भी रेज कर सकते हैं जो कि अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर के साथ डील करता है। अब स्पीकर जो है इस तरह के डिस्कशंस के लिए एक हफ्ते में 2 दिन का टाइम अलॉट करते हैं। इस चीज़ के लिए भी ना ही कोई फॉर्मल मोशन लाया जाता है ना ही कोई वोटिंग का प्रोविज़न है। और ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का जो भी डिवाइस है ये कब आया था, ये 1953 से आया था। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल मेंशन। अब कोई भी मैटर जो कि ना तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिस्कस हुआ, ठीक है, जो ना ही क्वेश्चन आवर के दौरान डिस्कस हुआ, ना ही हाफ एन आवर डिस्कशन हुई उसके ऊपर, ना ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुई, ना ही वो एडजर्नमेंट मोशन में आया, कॉलिंग अटेंशन मोशन में आया, ना ही वो किसी रूल ऑफ हाउस में जो कोई भी मोशन रेज हुए हैं उन चीज़ के अंदर अगर कोई भी मैटर नहीं आता है तो वो किस में आएगा, वो आएगा हमारे स्पेशल मेंशन में। अब ये जो स्पेशल मेंशन का नाम है वो हमारी राज्यसभा में दिया गया है, और इसी की तरह जो सिमिलर प्रोसीजर डिवाइस जो हमारी लोकसभा में चलता है उसको हम बोलते हैं नोटिस मेंशन अंडर रूल 377। नेक्स्ट है हमारा रेजोल्यूशन। अब कोई भी मेंबर का पार्लियामेंट रेजोल्यूशन को मूव कर सकता है अगर उसे हाउस का या फिर पूरी की पूरी गवर्नमेंट का अटेंशन चाहिए किसी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर के ऊपर। अब ये जो भी डिस्कशन होगी किसी रेजोल्यूशन के ऊपर वो क्या है, वो उसके स्कोप में ही रहेगी। इट मीन्स जो भी उस रेजोल्यूशन का स्कोप है, जो पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसी के ऊपर हम अपनी डिस्कशन को फोकस रखेंगे। अब एक मेंबर मोशन को रेजोल्यूशन को तो मूव कर सकता है या फिर उसकी रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट भी कर सकता है, बट इन केस उस मेंबर ने रेजोल्यूशन को मूव कर दिया तो वो वही रेजोल्यूशन विड्रॉ नहीं कर सकता है जब तक कि उसको हाउस की परमिशन नहीं मिल जाती। इट मीन्स वो मूव तो अपनी मर्जी से कर सकता है बट अगर उसको विड्रॉ करना है तो पहले हाउस की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब रेजोल्यूशंस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। ये वो रेजोल्यूशन है जो एक प्राइवेट मेंबर मूव करता है। इट मीन्स मिनिस्टर्स को छोड़ के जो भी हमारे हाउस के मेंबर होंगे वो हमारे प्राइवेट मेंबर होंगे।
अब इनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कौन सा टाइम रखा गया है? ऑल्टरनेट फ्राइडेज के ऊपर इनके ऊपर डिस्कशन होती है आफ्टरनून सिटिंग में। सेकंड है हमारा गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। जो भी एक रेजोल्यूशन मिनिस्टर मूव करेगा वो हमारी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होगी और इसको हम मंडे टू थर्सडे कभी भी टेकअप कर सकते हैं। फिर है हमारा स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ये कौन मूव कर सकता है? चाहे कोई प्राइवेट मेंबर हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, ये दोनों ही मूव कर सकते हैं। इसका नाम स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन इसलिए लिखा गया है कि इसके अंदर वो सारे मैटर होते हैं जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अंदर है या फिर हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में दिए गए हैं। फिर हमारा आता है यूथ पार्लियामेंट। अब जो ये यूथ पार्लियामेंट की स्कीम है ये किसके रिकमेंडेशन पे स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 4th ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन पे। अब इसको स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो भी हमारी यंगर जनरेशन है वो हमारे पार्लियामेंट के प्रैक्टिस और उसके रूल्स और उसकी प्रोसीजर के साथ अपने आप को रिलेट कर सके, या फिर जो भी हमारे यूथ का माइंड है उनके अंदर ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो जो कि हमारी जो डेमोक्रेटिक है उसके डिसिप्लिन को समझे, हमारी पार्लियामेंट की टॉलरेंस, उसकी डिसिप्लिन, उसके नेचर को समझ सके। और साथ ही साथ जो कि हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके अंदर एक डेमोक्रेसी की बेसिक वैल्यू आ सके, उनके अंदर क्या है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को लेकर कि वो कैसे काम करता है, कैसे उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो काम करते हैं, उन चीज़ों के बारे में उनको समझ मिल सके। अब जो हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो इस यूथ पार्लियामेंट के लिए क्या है, एक नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। अब किसी बिल को लेकर जो भी हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होगा वो हमारे दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सेम रहेगा। इट मीन्स हर एक बिल को उसी तरीके से हर एक स्टेज से पास होना पड़ेगा दोनों ही हाउस में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। अगर एक बिल लेजिस्लेशन के लिए प्रपोजल है, उसको प्रपोज किया गया है, वो क्या है तभी एक्ट बनेगा जब उसको क्या है दोनों हाउस से पास होना पड़ेगा, जब दोनों हाउस की मंजूरी मिलेगी। अब बिल्स को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। सेकंड मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल में क्या है, कोई भी मैटर आ गया सिर्फ हमारे फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़कर जो भी मैटर होगा वो ऑर्डिनरी बिल में जाएगा। मनी बिल में क्या होगा, जो हमारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, जैसे टैक्सेशन हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। फिर थर्ड टाइप का बिल है हमारा फाइनेंशियल बिल। ये भी हमारे फाइनेंशियल मैटर के साथ डील करता है बट ये मनी बिल से थोड़ा डिफरेंट है। फिर हमारा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 टाइप के बिल। जो सबसे पहला था हमारा ऑर्डिनरी बिल, उसको अब हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है इसको हम पार्लियामेंट में 5 स्टेजेस में हमें पास करना होता है। पहला है हमारा फर्स्ट रीडिंग। अब ये जो ऑर्डिनरी बिल है हम इसको किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। अब इस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा कौन? कोई भी कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो उस हाउस का मेंबर हो। अब जो भी मेंबर इस ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हाउस की क्या लेनी पड़ेगी, फॉर्मल परमिशन लेनी पड़ेगी। उस केस में अगर हाउस ने उसको परमिशन ग्रांट कर दी है तो वो अपने बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब वो जो भी मेंबर इस बिल को लेकर आ रहा है वो क्या करेगा, फर्स्ट रीडिंग में उसके टाइटल को इंट्रोड्यूस करेगा और इस जो बिल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी इंट्रोड्यूस करेगा। अब फर्स्ट रीडिंग में इस बिल के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होती है, जो भी डिस्कशन होगी वो बाद की स्टेजेस में होगी। अब ये जो भी बिल है वो हमारा गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होगा। अब गेजेट ऑफ इंडिया क्या चीज़ है, ये हमारी गवर्नमेंट का एक पब्लिक जर्नल है। इसके अंदर हम अपने जो भी बिल्स वगैरह हैं उनको पब्लिश करते हैं। इन केस कोई भी बिल गैजेट में पहले पब्लिश हो गया है, उसकी इंट्रोडक्शन से पहले ही गैजेट में वो पब्लिश हो गया है, तो उस केस में हमें हाउस की फॉर्मल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हम उस बिल को वैसे ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग का मेन काम क्या है कि एक तो हम अपने बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरा हम गैजेट में उसको पब्लिश करेंगे और जो भी हमारा जो बिल है उसमें क्या इंट्रोड्यूस होगा, एक तो उसका टाइटल और उसके ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम बात करेंगे सेकेंड रीडिंग की। सेकेंड रीडिंग में हम बिल के ऊपर एक डिटेल स्क्रूटिनी करते हैं ताकि जो उस बिल की एक फाइनल शेप
आ जाए। इट मीन्स सेकेंड रीडिंग के ऊपर हमारा जो मेजर डिस्कशन का पार्ट है वो रोल प्ले करेगा। अब इसमें कुछ आगे फिर सब कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे कि पहले क्या होगा, स्टेज ऑफ जर्नल डिस्कशन आएगी। अब जर्नल डिस्कशन की स्टेज में क्या होगा कि उस बिल की जो भी प्रिंटेड कॉपीज़ हैं वो सारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जो भी हमारे बिल का प्रिंसिपल होगा, उसके प्रोविज़न होंगे, वो डिस्कस किए जाएंगे। बट बिल की जो डिटेल्स हैं इस स्टेज पे वो डिस्कस नहीं की जाती। अब इस स्टेज में हाउस के पास क्या है, पावर है कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है। पहला क्या है कि वो बिल को कंसिडरेशन कर सकता है इमीडिएटली, या फिर वो ये कह सकता है कि हम एक डेट फिक्स कर रहे हैं, इस डेट पे हम इस बिल को कंसीडर करेंगे। सेकेंड चीज़ वो हाउस क्या कर सकता है कि उस बिल को वो कह सकता है कि हम एक कमेटी सेलेक्ट कर रहे हैं, आप इस बिल को इस कमेटी के पास रेफ़र कर दीजिए, या फिर वो एक जॉइंट कमेटी के पास भी इस बिल को रेफ़र कर सकता है। अब ये जॉइंट कमेटी क्या होगी, दोनों हाउसेस में से एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी को ये बिल रेफ़र किया जाएगा। या फिर वो हाउस क्या कर सकता है, वो इस बिल को सर्कुलेट कर सकता है, किस चीज़ के लिए, कि इस बिल के ऊपर हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे। अब ये हाउस के पास ये 4 एक्शंस की ऑप्शन हो जाती है। फिर जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है कमेटी स्टेज। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बिल है वो हम एक सिलेक्ट कमेटी को रेफ़र करते हैं। जो भी हाउस ने कमेटी को सिलेक्ट किया है उसके पास ये बिल भेजा जाता है। अब इस कमेटी का काम क्या है कि वो इस बिल को थॉरली एग्जामिन करती है क्लॉज बाय क्लॉज। अब वो ये क्या है कमेटी, या तो इसके प्रोविजंस में वो कुछ चेंज ला सकती है, या फिर इसकी प्रोविजंस को वो अमेंड या मॉडिफाई कर सकती है, बट वो क्या नहीं कर सकती, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इस बिल का उसको ऑल्टर नहीं कर सकती है। अब ये कमेटी क्या है, अपनी स्क्रूटनी को कंप्लीट करेगी, उसके ऊपर जो भी डिस्कशन है वो करेगी। उसके बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को दोबारा से हाउस के पास भेज देगी। फिर आएगी हमारी कंसीडरेशन स्टेज। अब जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाउस को वापस करी तो उसके ऊपर क्या होगा, वो पूरा का पूरा हाउस हर एक प्रोविजन के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज कंसीडरेशन करेगा। हर एक क्लॉज को डिस्कस किया जाएगा और हर एक क्लॉज के ऊपर अलग से वोटिंग की जाएगी। अब जो भी हाउस के मेंबर्स हैं वो चाहे तो इस बिल के ऊपर क्या है, अमेंडमेंट भी मूव कर सकते हैं। अगर वो अमेंडमेंट पास हो गया तो वो अमेंडमेंट क्या है, उस बिल का एक हिस्सा बन जाएगा। तो ये थी हमारी सेकेंड रीडिंग। फिर हम बात करेंगे हमारी थर्ड रीडिंग के बारे में। थर्ड रीडिंग में क्या होगा, इस स्टेज पे एक डिबेट की जाएगी जो कि किससे रिलेटेड होगी, कि हमें इस बिल को एज अ होल एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। इस स्टेज पे, इस थर्ड रीडिंग की स्टेज पे हमें कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता है, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट की चीज़ें हैं वो क्या है, हमारी सेकेंड रीडिंग में ऑलरेडी की जा चुकी होती हैं। अगर हाउस में बैठे जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वो अगर मेजॉरिटी से वोटिंग करते हैं इस बिल के फेवर में, तो ये बिल क्या है, उस हाउस से पास माना जाएगा। उसके बाद उस हाउस का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो इस बिल को ऑथेंटिकेट करेगा और इस बिल को सेकंड हाउस के पास भेज देगा उसकी कंसिडरेशन और उसके अप्रूवल के लिए। फिर एक बिल को हम पास तभी मानेंगे जब हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसके ऊपर एग्री करेंगे, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ हो चाहे वो विदाउट अमेंडमेंट हो। इट मीन्स अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अगर एक बिल को पास करते हैं तभी हम उस बिल को पास मानेंगे। फिर जब हमारा बिल एक हाउस से पास हो गया तो हम उसको सेकंड हाउस के पास भेजेंगे पास होने के लिए। अब सेकंड हाउस में भी इसी तरह की रीडिंग्स चलेंगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। बट इस हाउस के पास 4 अल्टरनेटिव्स होंगे। पहला क्या है, या तो ये हाउस बिल को पास कर दे जैसे कि फर्स्ट हाउस ने किया है बिना अमेंडमेंट के ही, या फिर वो इस बिल को पास करे अमेंडमेंट के साथ और वो पहले हाउस को दोबारा भेज दे कि हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, आप इसके ऊपर दोबारा रिकंसिडरेशन कीजिए। थर्ड ऑप्शन उस हाउस के पास क्या है कि वो इस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे। फोर्थ ऑप्शन ये है कि वो इस बिल पे कोई भी एक्शन ना ले और इस बिल को ऐसे ही पेंडिंग अपने पास रख ले। अगर सेकंड हाउस उस बिल को पास कर देता है बिना किसी अमेंडमेंट के, या फिर जो भी सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट की है वो फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस केस में हम बिल को क्या कहेंगे, ये माना जाएगा कि वो बिल दोनों हाउस से पास हो गया है और उस बिल को हम
अपने प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे उनकी असेंट के लिए। इन केस जो भी सेकंड हाउस ने कोई अमेंडमेंट के लिए जो भी प्रपोजल भेजा है वो फर्स्ट हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी हमारे दोनों हाउस होंगे, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के बीच में एक डेडलॉक आ जाएगा। अगर वो दोनों ही हाउस 6 महीने तक इस चीज़ के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और सेकंड हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देता है और उसके ऊपर कोई भी 6 मंथ तक कोई भी एक्शन नहीं लेता है, तो हम मानेंगे कि इस बिल के ऊपर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में क्या है, एक डेडलॉक हो गया है। अब इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग को बुला सकते हैं। अब इस जॉइंट सिटिंग में जो भी लोग प्रेजेंट हैं और अगर मेजॉरिटी वोटिंग के साथ ये बिल पास हो जाता है तो हम इस बिल को पास मानेंगे दोनों हाउस से। इट मीन्स दोनों हाउस ने इस बिल को पास कर दिया अगर ये जॉइंट सिटिंग में पास हो जाता है मेजॉरिटी के साथ। फिर है हमारे फिफ्थ स्टेज जो कि है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब हर एक बिल जो कि दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास किया गया है, चाहे वो सिंगली उन्होंने पास किया है या फिर जॉइंट सिटिंग के तहत उन्होंने इस बिल को पास किया है, उसके बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास उनकी असेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं। पहला क्या है, चाहे तो वो इस बिल को असेंट दे दें या फिर अपनी असेंट को विद होल्ड में रखें या फिर इस बिल को दोबारा से हाउसेस के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। अगर तो प्रेसिडेंट ने इस बिल पर अपनी असेंट दे दी तो ये बिल क्या बन जाएगा, हमारा एक्ट बन जाएगा और हमारी स्टैच्यू बुक में ये प्लेस हो जाएगा। इन केस प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट को विद होल्ड रखा है, इस बिल के ऊपर अपनी असेंट नहीं दी है, तो ये जो भी बिल है एंड हो जाएगा और ये हमारा एक्ट नहीं बनेगा। अब अगर प्रेसिडेंट ने इस बिल को दोबारा से रिकंसिडरेशन करने के लिए हाउसेस के पास भेजा है और उन्हीं दोनों हाउसेस ने दोबारा इसको या तो विद या फिर विदाउट अमेंडमेंट के साथ दोबारा से पास कर दिया है और दोबारा से प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया है कि आप इसके ऊपर अपनी असेंट दीजिए, तो उस केस में प्रेसिडेंट को मैंडेटरी हो जाता है इस बिल के ऊपर अपनी असेंट देना। इट मीन्स जो प्रेसिडेंट है इस बिल के केस में वो सिर्फ अपनी सस्पेंसिव वीटो को इंजॉय कर सकता है। तो ये था हमारा ऑर्डिनरी बिल पे जो भी हमारी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने मनी बिल और हमारे फाइनेंशियल बिल की। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।